एक ऐसा दौर था जब इंसानी दिमाग ने सदियों पुरानी जंजीरों को तोड़ने की ठान ली थी। और उसी दौर में थे एक ऐसे फिलॉसफर जिनका जीवन तो घड़ी की सुइयों जैसा था, बिल्कुल प्रिडिक्टेबल, पर उनके विचारों ने दुनिया में एक क्रांति ला दी। आज हम इमैनुअल कांट और उनके उस एक पावरफुल आइडिया को समझने की कोशिश करेंगे जिसने हमें अपने लिए सोचना सिखाया। सुनने में तो ये सवाल बड़ा सीधा सा लगता है ना, पर असल में ये इंसानियत के सबसे गहरे सवालों में से एक है कि हम सिर्फ वो ही मानते हैं जो हमें सिखाया जाता है, या फिर हमारे अंदर सच तक खुद पहुंचने की ताकत भी है। 18वीं सदी में ये सवाल कोई मामूली सवाल नहीं था। नहीं, ये तो एक पूरे आंदोलन का, एक मूवमेंट का केंद्र बन गया था। इस दौर को नाम दिया गया द एनलाइटनमेंट, या कहें प्रबोधन का युग। ये एक इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन थी। यूरोप में फिलोसोफर्स ये कहने लगे थे कि भाई अब स्थापित मान्यताओं और धार्मिक कट्टरता को आंखें बंद करके नहीं मानना है। अब हर ज्ञान को, हर बात को तर्क की कसौटी पर कसना होगा। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था, एक भूचाल जैसा। देखिए, सदियों से जो परंपराएं और सत्ता चली आ रही थी, उन पर पहली बार सवाल उठ रहे थे। फोकस अब किसी बाहरी अथॉरिटी पर नहीं, बल्कि इंसान के अपने तर्क और विवेक पर था। एनलाइटनमेंट के थिंकर्स का मानना था कि इंसानियत अंधी आस्था से नहीं, बल्कि रीजन और क्रिटिकल थिंकिंग से ही एक बेहतर भविष्य बना सकती है। और इस दौर की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? इमैनुअल कांट ने इसे कुछ यूं बयां किया: स्व आरोपित अपरिपक्वता। अब इसका मतलब यह नहीं था कि लोगों में इंटेलिजेंस की कोई कमी थी, नहीं, मतलब यह था कि उनमें अपने विवेक, अपनी समझ का इस्तेमाल करने के साहस की कमी थी। क्योंकि देखिए, दूसरों के बनाए रास्तों पर चलना हमेशा ज्यादा आसान और सेफ जो लगता है। तो इस इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन के बिल्कुल सेंटर में थे एक बहुत ही दिलचस्प इंसान, इमैनुअल कांट। एक ऐसा आदमी जिनका जीवन और जिनके विचार ऐसा लगता था मानो दो अलग अलग दुनियाओं से हों। कांट की लाइफ अविश्वसनीय रूप से डिसिप्लिन थी। सोचिए, वो कभी अपने शहर से बाहर ही नहीं गए, और उनका रूटीन इतना फिक्स था कि उनके पड़ोसी ठीक 3:30 बजे उनकी शाम की सैर को देखकर अपनी घड़ियां सेट करते थे। ये सिर्फ एक आदत नहीं थी, ये उनकी फिलॉसफी का आईना था। एक ऐसा दिमाग जो पूरी तरह से तर्क और व्यवस्था पर चलता था। और यही तो कांट का पैराडॉक्स है। इस शांत और रूटीन वाली जिंदगी के पर्दे के पीछे उनका दिमाग ऐसे विचार घड़ रहा था जो मोरालिटी, पॉलिटिक्स और ज्ञान के बारे में हमारी पूरी समझ को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाले थे। देखिए, कांट कोई आम थिंकर नहीं थे। उनका असर इतना गहरा था कि उनके बाद आने वाले हर फिलॉसफर के लिए उन्हें पढ़ना और समझना एक तरह से जरूरी हो गया। उनके एक समकालीन ने तो यहां तक कहा था, सभी लोग तब तक बच्चे हैं जब तक वे कांट को पढ़ते या समझते नहीं हैं। इससे उनके जबरदस्त इंटेलेक्चुअल स्टेचर का अंदाजा लगता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि उनके बिना मॉडर्न फिलॉसफी अधूरी है। तो सवाल यह है कि कांट ने उस स्व आरोपित अपरिपक्वता की चुनौती का जवाब क्या दिया? जवाब एक सीधे, सरल लेकिन बहुत ही पावरफुल नारे में छिपा था। कांट ने एनलाइटनमेंट को ऐसे डिफाइन किया: मानवता का अपनी स्व आरोपित अपरिपक्वता से बाहर निकलना। उनके लिए एनलाइटनमेंट का मतलब सिर्फ नॉलेज इकट्ठा करना नहीं था, बल्कि उस मेंटल स्लेवरी से आजाद होना था जिसे हमने खुद पर थोप लिया है। ये एहसास कि हम दूसरों के विचारों के सहारे जी रहे हैं, यही आजादी की तरफ पहला कदम है। कांट के लिए असली रुकावट इंटेलेक्चुअल नहीं, साइकोलॉजिकल थी। ये डर था, अपने दम पर सोचने का डर, गलत होने का डर, समाज से अकेले पड़ जाने का डर। और यही डर है जो हमें उस अपरिपक्वता की हालत में रखता है जहां हम आराम से दूसरों के दिए गए जवाबों को मान लेते हैं। और यहीं कांट अपना सल्यूशन देते हैं, एक कॉल टू एक्शन, एक चुनौती, सपेरे ऑडे, यानी जानने की हिम्मत करो। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। ये अपने विवेक पर भरोसा करने और दुनिया को अपनी आंखों से देखने का साहस है। तो ये आइडिया असल जिंदगी में काम कैसे करता है? अच्छा, इसे समझने के लिए कांट ने रीजन के इस्तेमाल में एक बहुत जरूरी फर्क बताया। एक है प्राइवेट यूज ऑफ रीजन, मतलब जब हम किसी प्रोफेशनल रोल में होते हैं, जैसे एक डॉक्टर या एक सरकारी अफसर, और हमें नियमों को मानना होता है। पर दूसरा है पब्लिक यूज ऑफ रीजन, जब हम दुनिया के एक नागरिक के तौर पर सोचते और लिखते हैं। तब हमें हर चीज पर सवाल उठाने की पूरी आजादी होनी चाहिए। यह एग्जाम्पल इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। एक सैनिक ड्यूटी पर रहते हुए अपने कमांडर के ऑर्डर्स पर सवाल नहीं उठा सकता।
ये समाज के चलने के लिए जरूरी है, लेकिन वही सैनिक एक सिटीजन के तौर पर एक पब्लिक डिबेट में या एक लेख लिखकर उस युद्ध की स्ट्रैटेजी की आलोचना करने के लिए पूरी तरह से आजाद है। और यही आजादी एनलाइटनमेंट लाती है। पब्लिक रीजन से आगे बढ़कर कांट हमें पर्सनल मोरालिटी के फील्ड में ले जाते हैं। मतलब अगर हम अपने लिए सोचने के लिए आजाद हैं तो फिर ये कैसे तय होगा कि क्या सही है और क्या गलत। यहां कांट ने दो तरह के मॉरल कमांड्स के बीच फर्क किया। पहले हैं हाइपोथेटिकल इंपेरेटिव्स। ये अगर तो वाले रूल्स हैं, जैसे अगर प्रमोशन चाहिए तो मेहनत करो। लेकिन दूसरे हैं कैटेगोरिकल इंपेरेटिव्स। ये अनकंडीशनल होते हैं। ये किसी बाहरी फायदे के लिए नहीं किए जाते, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपने आप में सही हैं। जैसे सच बोलो, सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई फायदा होगा, बल्कि इसलिए कि सच बोलना एक ड्यूटी है। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि कांट के लिए सच्ची मोरालिटी हमारे एक्शंस के नतीजों पर डिपेंड नहीं करती। नहीं, ये तो रीजन से निकले एक अंदरूनी कानून पर बेस्ड है, जो हर किसी पर हर हाल में लागू होता है। और यही है कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, उनकी मोरल फिलॉसफी की नींव। ठीक है, पर यह तय कैसे करे कि कोई काम नैतिक है या नहीं? कांट ने इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा टेस्ट दिया। पहला स्टेप, अपने एक्शन के पीछे के रूल को पहचानिए। दूसरा स्टेप, अब एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां हर कोई हमेशा उसी रूल को फॉलो करता है। और तीसरा, खुद से पूछना है, क्या ऐसी दुनिया लॉजिकली चल सकती है या वो रूल खुद को ही कॉन्ट्रडिक्ट करके खत्म कर देगा? इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। सोचिए, अगर हर कोई अपना काम निकालने के लिए झूठे वादे करने लगे तो क्या होगा? वादे की पूरी कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगी। ट्रस्ट का वजूद ही मिट जाएगा। वादा शब्द का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। इसलिए झूठा वादा करना अनैतिक है, क्योंकि इसे यूनिवर्सल लॉ नहीं बनाया जा सकता। ये टेस्ट फेल हो जाता है। कांट को गुजरे सदियां हो चुकी हैं, पर उनके विचार आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। सच तो ये है कि उनके उठाए गए सवाल आज भी हमारी मॉडर्न दुनिया को शेप दे रहे हैं। कांट की लेगेसी बहुत बड़ी है। रीजन के जरिए आजादी का आइडिया, ये सोच के मोरालिटी हमारी अंदरूनी आवाज है, और सबसे बढ़कर हर इंसान की डिग्निटी का सम्मान। उनका ये सिद्धांत कि हमें लोगों को कभी अपने मतलब के लिए एक साधन की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें हमेशा अपने आप में एक लक्ष्य मानना चाहिए। यही तो मॉडर्न ह्यूमन राइट्स की नींव है। कांट बहुत रियलिस्टिक थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम एक एनलाइटेंड एज में पहुंच चुके हैं, नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि हम एज ऑफ एनलाइटनमेंट में जी रहे हैं। मतलब ये एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, एक प्रोसेस है। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। और ये हमें अपने आखिरी सवाल पर लाता है, एक सवाल जो हम सब के लिए है। आज की इस इंफॉर्मेशन से भरी दुनिया में वो कौन सी स्व आरोपित अपरिपक्वताएं हैं जो हमें जानने की हिम्मत करने से रोकती हैं? क्या वो सोशल मीडिया के फिल्टर बबल्स हैं, मिस इन्फॉर्मेशन का डर है, या फिर बस दूसरों के विचारों को बिना सोचे समझे मान लेने की एक आरामदायक आदत? कांट की चुनौती आज पहले से कहीं ज्यादा गूंज रही है। क्या हम में जानने की हिम्मत है